नमस्कार। आज मैं फिर आपसे रूबरू हुआ हूँ अपराध की एक और घटना लेकर। ये भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। बात 2 मई 2019 की, समय दोपहर का 12 बजे, थाना बंडा और जनपद शाहजहांपुर। राजेश कुमार सन ऑफ इतवारी लाल, रेजिडेंट ऑफ ग्राम मुड़िया छावन, थाना बंडा में ही ये गांव है, वो थाने पर आए और अपने साथ एक लिखित तहरीर ले आए। थाने पर जो सेकंड अफसर यानी सब इंस्पेक्टर मौजूद थे, उन्होंने तहरीर पढ़ी और तहरीर पढ़कर उन्होंने फौरन अपने एसएचओ को इत्तला दी। हरपाल सिंह बालियान इंस्पेक्टर थे उस समय बंडा के। उनको बताया कि आप तुरंत थाने पर आ जाइए, यहाँ पर एक हत्या की सूचना लेकर एक व्यक्ति आया है। वो फौरन आ गए। हत्या की सूचना सुनते ही वो आ गए और उन्होंने वो तहरीर देखी। तहरीर देखने के बाद उन्होंने वादी राजेश कुमार से कहा कि आप बताइए क्या बात है, आपको कैसे ये हत्या लग रही है। राजेश ने बताया कि मेरा लड़का अमरजीत, जिसकी उम्र 10 साल, कल 1 मई को शाम को गांव के ही श्रीराम सन ऑफ मैकूलाल, उनके यहाँ जागरण का प्रोग्राम था। रात्रि जागरण, देवी जागरण या जागरण कहते हैं उनको, जागरण का प्रोग्राम था। उसके लिए वो अपने मौसा रामदास सन ऑफ गंगाराम, जो रेजिडेंट आवा बुजुर्ग के हैं, वहीं थाना क्षेत्र में ही है, वो गया था और रात्रि में 11 बजे रामदास आ गए। उनका ये कहना है कि मेरा बेटा भी वापस आया। चूंकि वो रोज की तरह अपनी माँ के पास सो गया, इसलिए किसी को कोई चिंता वाली बात नहीं थी और न ही किसी ने इस बात को नोटिस किया। सुबह उसकी माँ ने बताया कि ये कहाँ गया, हमारे पास तो आया नहीं। ये सुन के सब लोग अचंभित हो गए। उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग श्री राम के यहाँ गए, जहाँ पर रात्रि जागरण था, कि शायद जागरण देर तक चला हो और इस वजह से वो अभी ना आ पाया हो। उन लोगों ने बताया कि साहब, जागरण तो सुबह 4 बजे ख़त्म हो गया था, लेकिन अमरजीत और उसके मौसा रामदास, ये दोनों करीब करीब 11 बजे यहाँ से चले गए थे। ये सुनकर और इनका माथा ठनका। राजेश ने कहा कि उसके बाद हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ गया आखिर। जब ये रात, रामदास ने कहा सब 11 बजे तो मेरे साथ आया था, अब वो भीतर कहाँ गया या बाहर से ही चला गया, ये बात मुझे नहीं पता। जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो दोपहर कोई 12 बजे के आसपास राजेश कुमार को ये सूचना मिली कि गांव के ही मंगरे सन ऑफ मैकूलाल के खेत में एक झोपड़ी बनी हुई है। झोपड़ी के गेट पर उनके पुत्र अमरजीत की लाश फंदे में लटकी हुई है। भाग के लोग वहां गए और उन्होंने देखा कि ये उनका लड़का अमरजीत ही है, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। गंभीर सूचना थी। उन्होंने पूछा कि वहाँ कोई जाने का क्या कारण हो सकता है। बोले साहब, वहाँ न तो हमारा खेत है, ना हमसे कोई मतलब है, ना हमारा कोई रिश्तेदार रहता है, वहाँ ये कैसे पहुँच गया, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। गंभीर सूचना थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की बालियान से, एसएचओ से, कि हमारी एफआईआर लिखी जाए और ये पता लगाया जाए कि मेरे बेटे के साथ किसने ऐसी हरकत की है। क्योंकि जिस तरह से उसको लटकाया गया है, उससे ये लगता है कि वो खुद नहीं लटका है, उसे कहीं मार कर ले जाकर वहाँ लटका दिया गया है। बहुत स्पष्ट है, मेरे बेटे की हत्या की गई है। इसलिए एफआईआर लिखकर और फ़ौरन इस पर कार्रवाई की जाए और जिन्होंने भी ऐसा किया है उनको पकड़ा जाए, दंडित किया जाए। ये रिक्वेस्ट एक बाप की तरफ से थी जो अपने 10 साल के बेटे की लाश एक झोपड़ी में टंगी हुई देखकर आया था। थाने पर तुरंत उनकी तहरीर पर क्राइम नंबर 178/19, धारा 302, 201 हत्या और हत्या के साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा कायम हो गया। वही एसओपी फाइल फॉलो की गई कि इधर मुकदमा कायम हो रहा था, उधर कंट्रोल रूम को पूरी जानकारी, अधिकारियों को पूरी जानकारी
और सभी यूनिट्स से ये रिक्वेस्ट की तत्काल मौके पर पहुंच जाएं और यहाँ पर पहुंचना बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ लगी हुई है। ये सब होने से पहले हरपाल सिंह बालियान अपनी पूरी फोर्स के साथ मंगरे के खेत पर पहुंच गए, जहां की झोपड़ी में उसका शव लटका हुआ मिला था। थाना बंडा स्वयं में ही 65 किलोमीटर दूर है शाहजहांपुर से, और ये जो घटना स्थल था वो थाने से भी 9 किलोमीटर आगे है, यानी कोई 70 किलोमीटर चलकर डॉग स्क्वाड या बाकी यूनिट्स को आना था। हरपाल बालियान ने बहुत बारीकी से जब तक की टीम्स आ नहीं जाती तब तक बहुत बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब किसी छोटे बच्चे या बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है तो लोग अपने आप को उससे एसोसिएट कर लेते हैं, उनका मन या उनका दिमाग अपने बच्चों की तरफ जाता है, इसलिए भीड़ एक्सपेक्टेड जितनी थी उससे भी ज़्यादा वहाँ पर जमा थी। उसको सबको हटा के वो और उनके साथियों ने दूर से ही जब उसका निरीक्षण किया तो उन्हें भी इस बात में कोई शंका नहीं थी कि इसको कहीं मारकर और इसे यहाँ लाकर लटका दिया गया है। ये उनका फर्म कन्विक्शन था जिस तरह से उसके लाश को लटका हुआ देखा था कि ये आत्महत्या कतई नहीं है, ये हत्या है। एसपी देहात और सीओ बंडा फौरन मौके पर पहुंच गए क्योंकि बच्चे की हत्या का मामला है और ऐसे मामलों में ज़्यादातर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती है। पूरा गांव इकट्ठा होता है, तुरंत डिमांड होने लगती है कि अभी हत्यारे को पकड़ो, यहीं ले आओ, कौन था, कैसे था, कप्तान को बुलाओ, डीआईजी को बुलाओ। इस तरह की बातें, इस तरह की डिमांड भीड़ करने लगती है। इसको अवॉइड करने के लिए फौरन अपनी अपनी फोर्स लेकर सीओ बंडा और एसपी देहात शाहजहांपुर मौके पर पहुंच गए। इसी बीच में डॉग स्क्वाड, उनके 2 हैंडलर कांस्टेबल पवन कुमार और कांस्टेबल नीति प्रकाश, ये भी मौके पर पहुंच गए। ये अपना काम इन्होंने शुरू किया और इसके पहले ही फील्ड यूनिट के जो कांस्टेबल थे सोनू चौधरी, उन्होंने लटकी हुई बॉडी की फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, सारे एंगल से की, भीतर से की, बाहर से की। उसके बाद फिर उसको ऊपर से नीचे उतारा गया और देखा गया तो उसके शर्ट से ही उसके गले में फंदा लगाकर लटकाया गया था। शर्ट को कब्जे में लिया गया और फिर डॉग स्क्वाड ने उसके कपड़े, घटनास्थल, इन सब का स्मेल लेनी शुरू की। डॉग भी वहाँ घटना के मौके से गांव तक गया, बल्कि गांव में भी वो जहाँ रात्रि जागरण हुआ था वहाँ तक गया, लेकिन फिर उसके आगे नहीं बढ़ पाया। इससे ये तय हो गया कि गांव के भीतर का ही कोई व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा किया है वो जागरण में शामिल रहा है, जागरण में गया है, जागरण तक आया है, ऐसा डॉग के इस इंडिकेशन से पता लगा। हालांकि बाद में जब उसकी सेकेंड परेड कराई गई तो उसने किसी को भी छुआ नहीं, किसी को भी किसी की तरफ जाकर उसने कोई इशारा नहीं किया, तो बात वहीं की वहीं रह गई। हालांकि उनके हैंडलर्स नीति प्रकाश और कांस्टेबल पवन ने बड़ी कोशिश की, लेकिन डॉग बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। सर्विलांस वालों ने सब नंबर इकट्ठा किए जितने वहाँ लोगों के थे, सेलाइडी वहाँ की इकट्ठा की, डंप डाटा उनको जहाँ से लेना था वहाँ के लिए वो फिर हेडक्वार्टर को प्रोसीड कर गए। इसके बाद लाश का पंचनामा हुआ। अच्छा, इसी बात पर मुझे ध्यान आया, कल 2 लोगों ने एक टिप्पणी की है, एक अंश द चैंपियन और दूसरे नजमुल साहब ने। उन्होंने कहा साहब ये आप कभी कभी पंचायतनामा कहते हैं, तो ये पंचनामा है कि पंचायतनामा है? देखिए, असल वर्ड तो इसका पंचनामा है, जो CRPC 174 में, जिसमें पंचनामा करने के विधि और पंचनामा क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन में, इसका उल्लेख किया गया है, उसी के तहत ये पंचनामा किया जाता है। उसमें जो शब्द उल्लिखित है वो पंचनामा है। इसी तरह पुलिस रेगुलेशन के पैरा 142 में पंचनामा मैंडेटरी किया गया है किसी एक्सीडेंटल या अस्वाभाविक मौत के सिलसिले में, उसमें भी ये वर्ड पंचनामा लिखा हुआ है। लेकिन प्रचलन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको पंचनामा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायतनामा भी कहते हैं।
ज़्यादातर जो आईओज़ हैं जो लिखते हैं केस डायरी, वो उसमें पंचायतनामा नाम का उल्लेख करते हैं। शायद इसीलिए मैं कभी कभी इसको पंचनामा की जगह पंचायतनामा कह देता हूँ, जबकि सही वर्ड इसका पंचनामा ही है। और भी कई वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं प्रदेश के, वहाँ अगर कोई बात होती है तो जो लोग दस्तखत करने 5 लोग आते हैं। हालांकि इसमें 5 का जिक्र नहीं है पंचनामा में। जो प्रोविजंस हैं उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समक्ष चोटों का विवरण लिखा जाएगा और उन सभी पंचों की राय मांगी जाएगी कि ये मृत्यु किस तरह से हुई है। राय पंचान एक कॉलम होता है उसमें कि पंचों की इस मृत्यु के संबंध में क्या राय है, तो वहाँ उसको सालिसनामा भी कहते हैं। तो पंचनामा इसका असली नाम है, इसका जो बुक्स में जो दिया है वो पंचनामा है। सालिसनामा भी कहते हैं, पंचायतनामा भी कहते हैं। ये लोकल डायलेक्ट हैं ये इसका कोई ये महत्व नहीं है कि इन्होंने गलत लिख दिया है, लेकिन सही नाम इसका पंचनामा ही है। फिर उसके बाद पंचनामा करके बॉडी सील करके हेडक्वार्टर भेज दी गई और रात में ही, शाम को ही इसका पोस्टमार्टम हो गया और रात में थाने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। एक प्रश्न और कल किसी ने पूछा था, श्री आशुतोष विश्नोई साहब ने पूछा था कि आप बार बार जनपद कहते हैं, ये जनपद क्या है? ये बिहार और यूपी के परिप्रेक्ष्य में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें नहीं पता है। बिश्नोई जी, ये जनपद है, इसको जिला कहते होंगे आपके यहाँ, जिला कहीं कहीं कहते हैं, और इंग्लिश में इसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो जनपद का मतलब जिले से है। जिला एक यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है किसी भी प्रदेश की। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, तो ये 75 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं और सभी जिलों के लिए, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक एसपी और एक डीएम की पोस्टिंग होती है। बाकी सब ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स रहते हैं। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने पर आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट था, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला दबाने से आई चोटों के कारण मृत्यु का होना पाया गया, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित है। बॉडी पोस्टमार्टम हाउस से उनके पिता ने रिसीव की और लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद पूरी टीम बयान लेने के लिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट लेने के लिए, पता करने के लिए, गुत्थी सुलझाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए सारे लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर गए गांव में। तो सबसे पहले जो लोग लपेटे में आए वो एक, जिनके यहाँ हो रही थी जागरण का प्रोग्राम, जिनके यहाँ हो रहा था रात्रि जागरण का, देवी जागरण का, जो भी आप कहें, जगराता भी कहते हैं, जागरण का प्रोग्राम जहाँ हो रहा था मैकूलाल, और उन्हीं का भाई था मंगरे, जिसके खेत की झोपड़ी में वो लटका हुआ मिला। लोगों ने इसको कोरिलेट किया, इनके यहाँ गया था, इनके भाई के यहाँ लटका हुआ मिला, लिहाजा ये दोनों थाने पर बुला लिए गए। माँ से पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन वो रो रो कर उसका बुरा हाल था। लेकिन फिर भी उसने ऐसी हालत में भी अपने बहनोई यानी मृतक बच्चे के मौसा उस पर शक जाहिर किया। रामदास बार बार ये कह रहे थे कि यही लेके गया था, इसी ने कुछ किया होगा। गांव वालों ने मृतक के जो मौसा हैं उसके अलावा उसके मामा पर शक जाहिर किया। तो कुल मिला के श्री राम थाने पर जमा हो गए, मंगरे आ गए, रामदास जो उनका मौसा था वो आ गया, अखिलेश उनका मामा था आ गया, रामलाल उनके चाचा थे मृतक के, उनको लाया गया, और एक लड़का रामू जो नशा बहुत ज़्यादा करता था, जिस पर गांव वालों ने शक की सुई कि साहब इसी ने कुछ गलत किया होगा और ले जाकर लटका दिया होगा। रामू को भी थाने पर लाया गया। सभी से एक एक करके श्रेणीबद्ध पूछताछ भी की गई, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं निकाल पाई पुलिस। इसके बाद पुलिस कंफ्यूज हो गई, सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। जो जो दिमाग में आया, जो कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पता करने की कोशिश की, सब लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ भी की, लेकिन कहीं तक पुलिस पहुंची नहीं। इन सभी के मोबाइल
यानी श्री राम, मंगरे, रामदास, अखिलेश, रामलाल, रामू, इन सब के मोबाइल नंबर ले लिए गए। फिर इंस्पेक्टर बालियान ने सर्विलांस वालों से रिक्वेस्ट की कि भाई गांव वालों के हिसाब से ये लोग और इनके माँ बाप से रिलेटेड कोई आदमी, इनके सिवा कोई दूसरा इस बच्चे का कातिल नहीं हो सकता, लिहाजा इनकी सीडीआर निकाल कर और इसको अच्छे से एनालाइज किया जाना बहुत ज़रूरी है। सर्विलांस वालों ने फिर अगले दिन इनको बताया कि देखिए, इसमें माँ को छोड़कर बाकी सबका न तो वहाँ मौके पर लोकेशन है, न ये इंटरकनेक्टेड नंबर्स हैं, न इनमें से किसी से एक दूसरे से कैजुअल बात एक आध कॉल की हो सकती है, लेकिन किसी से एक दूसरे से बात नहीं हुई है। तो इसलिए माँ को छोड़ के बाकी सबको सर्विलांस के हिसाब से, सर्विलांस में कॉल डिटेल की एनालिसिस के हिसाब से क्लीन चिट दी गई। माँ के बारे में उन्होंने बताया कि उसकी माँ का नाम राजरानी था, कि राजरानी का जो मोबाइल बिहेवियर था वो बड़ा सस्पिशियस था। उसने अपना मोबाइल सेट घटना के बाद बदल दिया था और उसके सेट पर आइडिया का कोई दूसरा या नया सिम चल रहा था। राजरानी ने 10 मई को अपना नया मोबाइल और नया सिम लिया था। राजरानी के पुराने सिम से एक नंबर से बहुत बात हुई थी जो एसएचओ को वेरिफिकेशन के लिए दी गई। राजरानी के पुराने सेट जो उसने बेच दिया था उस पर एक नया नंबर आइडिया का चल रहा था, वो भी सर्विलांस वालों ने दे दिया कि इस मोबाइल सेट पर पहले इनका ये नंबर चल रहा था और वर्तमान में आइडिया का एक दूसरा नंबर चल रहा है। फिजिकली जब वेरीफाई किया गया तो वो भगवान शरण नाम के एक आदमी के पास वो मोबाइल था। उसको मैं मोबाइल के थाने पर बुलाया गया, वो थाने पर आया, नंबर भी वही था जो सर्विलांस वालों ने दिया। मोबाइल सेट वादी ने यानी मृतक के बाप ने पहचाना कि ये तो राजरानी का मोबाइल है, अभी तक ये राजरानी ही इसको इस्तेमाल करती थी, तुम्हारे पास कैसे आया या इनके पास कैसे आया? उन्होंने पुलिस वालों से पूछा। भगवान शरण से पूछा गया तो उसने कहा कि 14 मई को, ये ध्यान रखिएगा 2 मई को उसकी हत्या हुई थी, 14 मई को ये सेकेंड हैंड मोबाइल मैंने सोमेश पांडे सन ऑफ अजय कुमार पांडे नाम के व्यक्ति से 500 रुपये में खरीदा था। राजेश कुमार ने कहा कि लेकिन ये उनके पास कैसे पहुंचा, सोमेश के पास कैसे पहुंचा, इसका मतलब ये चोरी हुआ। इस तरह के तमाम कयास वहां पर लगाए जाने लगे, लेकिन पुलिस को ज़रूरत सोमेश पांडे की थी कि ये आएंगे तो ये बताएंगे कि ये मोबाइल फ़ोन राजरानी से इनके पास कैसे पहुंचा और इन्होंने उस आदमी को कैसे भेज दिया। खैर, सोमेश पांडे थाने पर लाए गए, उसका नंबर पूछा गया कि तुम्हारा वर्तमान में चलने वाला मोबाइल नंबर कौन सा है। मोबाइल लेके आजकल सामान्य रूप से पूछताछ के लिए जब किसी को बुलाया जाता है तो उससे कहा जाता है कि अपना मोबाइल लेके आइए। अगर कोई संदिग्ध बात है तो वो सारे मोबाइल के डाटा, चैट, फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स सब डिलीट करके तब थाने पर आएगा और फिर यहीं पकड़ हो जाती है कि तुमने क्यों डिलीट किया। वो भी लेकर आया था, वो नंबर पूछा गया, उसने नंबर बताया। इंस्पेक्टर बालियान को ये क्लिक कर गया कि ये नंबर बताया है सर्विलांस वालों ने कि इस नंबर पर बहुत बात करती थी घटना के पहले राजरानी, लेकिन घटना के बाद से ये मोबाइल स्विच ऑफ है और सिम दूसरे के नाम पते पर लिया गया है, इसलिए ये फिजिकली वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। सोमेश से पूछा गया, सोमेश पांडे से, कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया। उसने फिर वहीं से फिर दाएं बाएं करना शुरू किया। मामला समझ में आ गया। कहा गया कि राजरानी को भी थाने पर ले आओ। महिला पुलिसकर्मी गई और राजरानी को भी थाने पर ले आईं और महिलाओं का एक अलग कक्ष, उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों में अलग से कक्ष बना होता है महिला पुलिसकर्मियों का, वहां लाके उसको रखा गया। सोमेश से पूछताछ में उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और सत्य बोलक यंत्र का भी प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर उसने सारी बात बताई। सोमेश ने बताया कि राजरानी के घर आते जाते
उससे संबंध हो गए थे। लेकिन गांव में दोनों को बहुत से लोग जानते थे, इसलिए हम लोग गांव में कहीं खेत में या खलिहान में या इसमें हम लोगों का मिल पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए हम लोग सही समय का इंतज़ार करते थे, और ज़्यादातर समय जब राजरानी अकेले घर में हुआ करती थी तो वो फ़ोन करके बता देती थी और मैं उससे मिलने उसके घर पहुंच जाता था। शाम को ही राजरानी ने फ़ोन किया कि आज शाम सारे लोग श्री राम के यहाँ जागरण में, देवी जागरण में जाएंगे। घर पे कोई नहीं होगा और बाहर से ताला बंद करके जाएंगी, क्योंकि सुबह 4-5 बजे तक ये जागरण चलते हैं। वो कब वापस आएँ, आवाज़ दें, मैं दरवाज़ा न खोल पाऊँ, तो मैंने ही कह दिया बाहर से ताला बंद करके जाइए, जब आना हो ताला खोल के भीतर आइए, और तुम पीछे घेर वाले रास्ते का जो दरवाज़ा है उधर से आ जाना। वो दरवाज़ा खुला रहेगा, सिर्फ उड़काया रहेगा, यानी सिर्फ भिड़ाया रहेगा। ये पहुंच गए सोमेश पांडे राजरानी के पास, उनके घर पे। घर में कोई नहीं था। दोनों ने मिल बैठ के ये अंदाज़ा लगाया कि 4 बजे के पहले कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो जागरण की पार्टी श्री राम ने बुलाई है ये बड़ी फेमस पार्टी है, बड़ी भीड़ होती है इसका जागरण सुनने के लिए। लेकिन 11 बजे ही राजरानी का लड़का अमरजीत, इसने बाहर का ताला खोला और सीधे हम लोगों के कमरे में दाखिल हो गया, क्योंकि कमरे में कुंडी लगाना हम भूल गए थे, या कुंडी लगाई नहीं थी जानबूझ के कि कौन आएगा। ये सीधे भीतर घुस गया अमरजीत, और घुसते ही उसने कहा, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। राजरानी और सोमेश दोनों सकते में आ गए, क्योंकि उन दोनों को घोर आपत्तिजनक स्थिति में बच्चे ने देख लिया था। अमरजीत कमरे से बाहर जाने की जिद करने लगा कि मैं अभी पापा को बुला के लाता हूं। इस पर राजरानी ने कहा कि इसका मुंह बंद करो, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही सोमेश ने उसे जमीन पर पटक दिया, उसके सीने पर बैठ गया और राजरानी ने उसका गला दबा दिया। तब तक दबाए रही जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। हिला डुला के देखा दोनों ने कि मर गया। दोनों के हाथ पांव फूल गए, घबरा गए, अब क्या किया जाए, क्योंकि लाश अगर यहाँ मिल गई तो हर हाल में हम लोगों को जेल जाना होगा। दोनों ने बैठ के ये तय किया कि देखो, बाहर बहुत चहल पहल है, जागरण की वजह से लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ऐसे में गांव क्रॉस कराने के लिए तुम कंधे पर इसको लेके खेतों तक पहुंचो, मैं वहां इंतजार करूंगा या पीछे पीछे आऊंगा। अगर रास्ते में कोई मिल गया तो उसको यही बताना होगा कि कुछ तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर के पास ले जा रही हूं। उनके पास और कोई चारा नहीं था। राजरानी ने उसे कंधे पर लादा। 10 साल का बच्चा था, वजन भी ठीक ठाक ही रहा होगा, बहुत कम भी नहीं रहा होगा। उसको लेके गांव क्रॉस करके और खेतों तक पहुंच गई। वहां सोमेश ने उसे अपने कंधे पर लाद लिया। वहां से आगे ये उचित स्थान देखने के लिए चले, तभी उनको ये झोपड़ी दिखाई पड़ गई। झोपड़ी देखते ही पहले झोपड़ी में वहीं उतारा और राजरानी ने कहा कि यहीं छोड़ दो। उसने कहा यहाँ छोड़ दोगी, सवेरे हल्ला हो जाएगा और फिर बड़ी मुश्किल होगी। सोमेश ने पूछा, आखिर फिर तब क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इसकी बुशर्ट निकालो, जो दोनों बाहें हैं उसी से फंदा बनाओ, इसके गले में लपेटो और इसी पे टांग दो, जहां उसका घुसने का गेट होता है उसकी बल्ली में। ऐसा ही उन लोगों ने उसकी शर्ट उतार के उसकी बाहों का एक फंदा बना के, जो शर्ट की बाहें होती हैं उसका फंदा बना के, और फिर राजरानी ने उसको बॉडी को ऊपर उठाया, बल्ली के नज़दीक तक किया, और शर्ट के बाकी बचे हुए हिस्से से सोमेश ने उस बल्ली में बांध दिया और वो बेचारा उसी में झूल गया। वहां से ये कहते हुए चले कि सवेरे लोग देखेंगे तो यही समझेंगे कि इसने आत्महत्या कर ली और हम लोगों की जान बच जाएगी। मां की ये करतूत सुन के वहां जो लोग पूछताछ कर रहे थे, उनका सबका बीपी हाई हो गया कि बाप रे, ये भी हो सकता है, मां ऐसा भी कर सकती है। बालियान ने
लेडी सब इंस्पेक्टर भी थी वहाँ जब ये पूछताछ हो रही थी और सोमेश ये पूरा किस्सा बयान कर रहा था। लेडी सब इंस्पेक्टर से उन्होंने कहा कि जाइए आप पूछ के आइए कि जो ये बता रहा है इसमें कितना सही है कितना गलत है। महिला सब इंस्पेक्टर और उनके साथ जो सिपाही थी ये अपने कक्ष में पहुंची जहां राज रानी बैठी थी और इन्होंने बिना कुछ पूछे हुए आओ देखा न ताओ और राजरानी को 3-4 महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स ने मिलकर भूत बना दिया। जब थक गई महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर तब उन्होंने कहा अब बताओ क्या बात है, कैसे कैसे सब हुआ। राजरानी के पास कुछ छुपाने को नहीं रह गया था क्योंकि सोमेश सब कुछ बता चुका था। उसने भी वही किस्सा वही वृतांत बताया जो सोमेश ने बताया था। उसकी बात सुनकर महिला पुलिसकर्मियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। घटना के 15 दिन बाद 2 मई की सूचना थी, 1 मई को उसको मार दिया गया था। 15 मई 2019 को मृतक की मां राजरानी और उसके प्रेमी सोमेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और 10 जून को सभी साक्ष्यों, बयानों, फोटोग्राफ, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ चार्जशीट नंबर 202 के साथ सभी साक्ष्य मिलाकर संबंधित माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई चार्जशीट। अब आज के इस घटनाक्रम में अब मैं क्या कहूँ, आपको सब जानकारी आपका दिमाग चला होगा कि किसकी गलती है, कितनी गलती है। कल किसी ने यह भी लिखा है कि साहब आप जजमेंट मत पास किया करिए कि किसकी गलती है। ये जजमेंट नहीं है मेरा, चूंकि इसकी फर्स्ट हैंड जानकारी है मुझे। मैं चारों जिलों के हीनियस क्राइम का सुपरवाइजरी ऑफिसर था। एक इनकी स्पेशल रिपोर्ट केसेस की फाइल होती है जिसमें हर महीने उसकी प्रगति लिखी जाती है। उस पर हमारे स्तर से जो ऑब्जेक्शन हैं वो लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट हैंड जानकारी, किसने अपने बयान में क्या कहा, मौके पर क्या था, ये सब मुझे व्यक्तिगत रूप से फर्स्ट हैंड में इसकी जानकारी है। इसलिए मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं जजमेंट नहीं पास कर रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे विचार से ऐसा हुआ होगा। और आज की घटना में मेरे विचार से 101% राजरानी की गलती है, जो अपने इतने कम उम्र के बच्चे को खुद गला दबाकर जिसने मारा हो, आप अंदाज लगा लीजिए कि वो कैसी मार रही होगी। मैं इसके पहले 3 क्राइम की घटनाओं में जहां माँ ने ऐसा किया है, वो आदि शंकराचार्य ने जो लिखा था श्लोक, उसको मैं हर बार दोहराता हूँ। अलग अलग क्राइम के सिलसिले में मैंने ये बात की है कि मदीयोयम त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। यानी पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है। आदि शंकराचार्य ने कहा है, बड़ा ज्ञान था उनको, समाज का भी ज्ञान था, कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ये सही भी था, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो विचलित कर देती हैं। और आज जो इसकी जो लास्ट लाइन है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, तो आज ये सूक्ति फिर एक बार गलत साबित हुई। आशा है आप मुझसे सहमत होंगे, और अगर नहीं सहमत हैं तो ज़रूर अपनी राय बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।